Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called Game of Thrones Season 1 and Episode 3. इसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर अब लॉर्ड नेड स्टार्क पहुंच चुके होते हैं किंग्स लैंडिंग, और जैसे ही वो गेट से अंदर आते तो उन्हें राजा के सलाहकारों से उनकी काउंसिल में बुलाए जाने के आदेश आ जाते हैं और लॉर्ड स्टार्क तुरंत उस सभा के लिए निकल जाते हैं। सभा में जाने से पहले उनके सामने आयरन थ्रोन आता है जहाँ पर जेमी लेनेस्टर भी बैठा होता है। जेमी लेनेस्टर ने एक टाइम पर मैड किंग का खात्मा किया था। हालांकि वो था तो उनका जीवन रक्षक, मगर उसने दगाबाजी करी अपने ही राजा के साथ में और उन्हें खत्म कर दिया, और इसी वजह से उसे किंग्सलेयर के नाम से भी जाना जाता है। जेमी नेड स्टार्क को काफी गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करता है और उसे काफी बुरा भला भी कहता है, मगर नेड स्टार्क उसकी कोई भी बात बिना सुने वहां से चला जाता है जहां पर सभी काउंसिल के मिनिस्टर बैठे होते हैं। राजा के सलाहकारों में उनका सबसे छोटा भाई यानी कि रैनली, नेड की बीवी कैटलिन का आशिक पीटर बैलिश, और साथ ही तीसरा इंसान जिसका नाम होता है लॉर्ड वेरिस। इन्हीं के साथ में एक ग्रैंड मास्टर का मतलब वो होता है जो कि इन सभी घरानों के खतों को पढ़ता है और साथ ही राजवैद का काम करता है। अगर इनमें से किसी की भी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता, ये मास्टर ही उनका ध्यान रखते हैं। और साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं जैसे कि राज्य की डॉक्यूमेंटेशन, दूसरे राज्यों में खत भिजवाकर उनसे बात करना, और साथ ही राजा को निजी मामलों में अपने कुछ आइडियाज प्रोवाइड करना। रैनली नेड स्टार्क को बताता है कि आपको उनका राइट हैंड बनने की खुशी में वो एक काफी बड़ा मुकाबला रखवाना चाहते हैं जिसमें जीतने वाले को 2 मिलियन मिलेंगे। तो ये अमाउंट सुनकर नेड स्टार्क काफी चौंक जाते हैं और वो वहां के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट यानी कि बैलिश को पूछते हैं कि क्या हमारे पास में इतना पैसा है। तब वहां के मास्टर बताते हैं कि राजकोटे में अभी इतना धन नहीं है, हम तो खुद ही अभी कर्जे की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन बैलिश उन्हें कहता है कि हम लॉर्ड टाइवन से उधार मांग सकते हैं, और लॉर्ड टाइवन और कोई नहीं बल्कि जैमी, सर्सी और ट्रियन के पिताजी होते हैं जो कि किंग्स लैंडिंग के सबसे अमीर शख्स होते हैं। मगर बातों ही बातों में नेड स्टार्क को यह पता चलता है कि अभी किंग्स लैंडिंग पर टोटल 30 मिलियन का कर्ज है, तो इसी वजह से वो इस प्रतियोगिता को रद्द करवाने की बात करता है। वहीं दूसरी ओर अब सर्सी अपने बेटे जॉफ्री के घावों पर मरहम लगा रही होती है क्योंकि जॉफ्री के हाथ को एक डायर वुल्फ ने काट लिया होता है, और इसी के साथ साथ वो अपने बेटे को कुछ शिक्षा भी दे रही होती है। तब वहां पर जॉफ्री कहता है कि मुझे सांसा से शादी करनी जरूरी है, कि मुझे वो पसंद नहीं है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें पसंद वो हो चाहे ना हो, शादी तो तुम्हें उसी से ही करनी है, मगर तुम एक राजा हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये था कि एक राजा अपनी कितनी भी रानियां रख सकता है, उसे एक रानी पर डिपेंड होकर नहीं रहना पड़ता। हालांकि यहाँ पर सर्सी की ये सोच गलत थी, वो अपने बेटे को गलत शिक्षा दे रही थी और आगे जाकर ये शिक्षा उसी पर भारी पड़ेगी जो कि हम आगे इस कहानी में देखेंगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है आर्या की तरफ जो कि अपनी तलवार के साथ में खेल रही होती है। उसे इस बात का काफी दुख होता है कि उसके दोस्त माइका को जान से मरवा दिया गया, क्योंकि लास्ट पार्ट में जब जॉफ्री के हाथ को उसके डायर वुल्फ ने काटा था तो जॉफ्री इसका जिम्मेदार माइका को मानता था। इसी वजह से उसके आदेशों के थ्रू माइका को जान से मरवा दिया गया था। लेकिन वही नेड स्टार्क अपनी बेटी को तलवारबाजी करते हुए देख लेते हैं और कहते हैं कि तलवार तुम्हें किसने दी। तब आर्या बताती है कि तलवार किसी ने उसे गिफ्ट में दी है, क्या वो ये तलवार रख सकती है, क्योंकि उसे तलवारबाजी का शौक है। तो वहां पर नेड स्टार्क कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। तो आर्या कहती है कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे आप ही की तरह एक बड़ा योद्धा बनना है, तलवार चलाना सीखना है। तो नेड कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें तलवार रखना चाहती हो तो रख सकती हो, मगर इससे पहले तुम्हें चलाना सीखना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है अब ब्रैन पर, जिसे अब होश तो आ चुका होता है मगर उसकी थोड़ी सी याददाश्त खो चुकी होती है। हालांकि इतनी भी नहीं कि उसे अपना नाम, घर का पता और साथ ही क्या करता है वो, ये सब कुछ उसे याद होता है, मगर वो गिरा कैसे और किसने उसे धक्का दिया ये चीजें वो भूल चुका होता है। यहाँ पर हमें कैटलिन स्टार्क दिखाई जाती है जो कि रॉड्रिक के साथ में उस खंजर को लेकर सीधा पहुंच जाती है किंग्स लैंडिंग, क्योंकि उसे जो खंजर उस असैसिन से बरामद हुआ था वो चाहती थी कि वो अपने पति को ये बात आकर बता दे कि हमारे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। रॉड्रिक के साथ में किंग्स लैंडिंग में पहुंचने के बाद में उसकी मुलाकात बैलिश से होती है। तो वो कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ। तो बैलिश कहता है कि मुझे मेरे वफादार बैरिस ने आकर सब कुछ बता दिया। तभी वो उस खंजर को निकालती है और बताती है कि इसी खंजर से मेरे बेटे ब्रैन के ऊपर एक असासिन ने हमला किया था। तो बैरिस कहता है कि ये काफी मजबूत खंजर दिखता है, ये एक वेलेरियन आयरन से बना है, मगर मैं पहचान नहीं पा रहा कि ये खंजर आखिर है किसका। तो बैलिश बताता है कि ये खंजर किसी वक्त पर मेरा हुआ करता था, मगर मैं इससे ट्रियन लैनिस्टर से एक शर्त में हार गया था और इस वजह से मैंने इस खंजर को उसे दे दिया था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जॉन स्नो की तरफ जो कि वॉल पर मौजूद बाकी सभी सैनिकों को धो रहा होता है। उसे काफी अच्छी तालीम मिली होती है तलवार चलाने और लड़ाई करने की, तो वो एक एक करके सभी को अपनी शक्ति का नमूना दिखाता है। तो वहां पर ट्रियन लैनिस्टर उससे कहता है कि अपनी शक्ति को इन कमजोरों के सामने क्या दिखा रहे हो, ये वो लोग हैं जिनके पास में खाने पीने तक के पैसे नहीं थे और इस वजह से उन्हें यहाँ पर आने पर मजबूर होना पड़ा। ये लोग जन्म से ही लड़ाकू नहीं थे, और ये बात जाकर अब जॉन स्नो को समझ में आती है और अब वो ये बात ठान लेता है कि वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लड़ना सिखाएगा। और साथ ही हमें यहाँ पर जॉरम आर्मॉन्ट के पिता भी दिखाए
जाते हैं जो कि इस वॉल के रखवाले हैं। वहीं दूसरी ओर बेलिश पहुंचता है नेड स्टार्क के पास में और कहता है कि तुम्हारी बीवी का मेरे पास में खत है, वो तुमसे मिलना चाहती है। और वो वहां से उसे अपने कोठे में लेकर जाता है जहां पर नेड स्टार्क अपनी बीवी कैटलीन से मिलता है, जहां पर कैटलीन सारी सच्चाई नेड स्टार्क को बताती है कि हमारे बेटे ब्रैन को मारने के लिए कुछ असासिन यहाँ पर आए थे, जिसके अंदर हमें एक खंजर बरामद हुआ है और ये खंजर इनकी जानकारी के मुताबिक ट्रियन लैनिस्टर का पाया गया है। तभी नेड स्टार्क कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम मिलकर इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर इस सभी के पीछे कौन शामिल है। वहीं शाम को अब तक ये खबर सर्सी लैनिस्टर के पास तक भी पहुंच चुकी होती है कि हमारे यहाँ किंग्स लैंडिंग में कैटलीन स्टार्क आई है। तो वो इस बात से घबराकर अपने भाई जैमी को बुलाती है और उससे कहती है कि अगर ब्रैन उठ गया और उसने सबको सच सच बता दिया हमारे बारे में तो आखिर क्या होगा। तो जैमी बताता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, मेरे खुफिया लोगों ने बताया है कि उसकी याददाश्त चली गई है। मगर फिर भी सर्सी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है और वो कहती है कि ये काफी मुश्किल की बात है। तो जैमी बताता है कि हमारे बीच में जो भी आएगा मैं उसे मिटा कर रख दूंगा। हालांकि रिश्ते में तो ये दोनों भाई बहन हैं, मगर इस कहानी में ये दोनों आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। रात हो चली थी और कैटलीन स्टार्क के जाने का वक्त आता है। तो नेड स्टार्क कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा और इस बात की जानकारी रॉबर्ट बेराथियन को दूंगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रॉबर्ट बेराथियन की तरफ, जो कि काफी सारी शराब पीकर अपने शराब खाने में बाकी सभी लोगों की हंसी उड़ा रहा होता है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है डॉर्करा की वेस्ट पर, जहां पर अब डेनेरिस जोरम आर्मोंट के साथ में उनके पूरे काफिले के साथ में आगे निकल रही होती है और तभी उसे अपने सामने काफी एक सुंदर नजारा दिखता है। तो वो अपनी पूरी सेना को वहां पर रोक कर उस झाड़ियों के पास में चली जाती है। तो इस बात से वेसेरिस को काफी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, ये टीम पूरी मेरी, आखिर तुमने मुझसे बिना पूछे इस टीम को यहाँ पर रुकवाने का कैसा सोचा, हमें आगे बढ़ते रहना है। मगर तभी खाल ड्रोगो के सिपाही उसे उस पर चिल्लाते हुए देख लेते हैं और आकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं। इस बात से हमें ये पता चलता है कि सारी सैनिकों को हैंडल करने की पावर वेसेरिस के पास नहीं बल्कि डेनेरिस के पास है। और अब इसके अंजाम में डेनेरिस गुस्से में आकर उसका घोड़ा भी उससे छीन लेती है और कहती है कि आगे का सफर तुम पैदल ही तय करोगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है वॉल की तरफ, जहां पर जॉन स्नो अपने चाचा यानी कि बेंजन स्टार्क से बात करता है, जो कि नेड स्टार्क के भाई थे, जो कि अब जॉन स्नो को बताता है कि मेरे पास में खबर आई है कि वॉल की दूसरी तरफ कुछ खूंखार लोग अभी भी जिंदा हैं, मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है। और अब इस वक्त तक कहानी आगे बढ़ चुकी होती है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि डेनेरियस अब पेट से है। यहाँ हमें दिखाया जाते हैं ट्रियन लैनिस्टर, जिनके पास में अब वॉल के वफादार आए होते हैं और कहते हैं कि आप क्वीन के भाई हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए हमारी इस टीम को बड़ा करने के बारे में सोचें, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर विंटर आने वाली है और विंटर के अंदर व्हाइट वॉकर्स का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि ट्रियन लैनिस्टर ये बात जानता था कि वो आज से हजारों साल पहले खत्म हो चुके हैं, मगर इन दोनों की बात सुनकर वो ये डिसाइड करता है कि वो बात करेगा क्वीन से, यानी कि सर्सी लैनिस्टर से, क्योंकि वॉल के वफादारों ने कहा था कि हमें सैनिकों की जरूरत है और आपके कारागार यानी कि आपकी जेल में पड़े काफी सारे कैदी यूं ही फालतू वहां पर बैठकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना अगर जो उनमें से आना चाहे यहाँ पर वॉल पर एज अ नाइट वॉच के लिए, तो उनका यहाँ पर स्वागत है। और अब इसी के साथ ट्रियन लैनिस्टर अपने नए दोस्त यानी कि जॉन स्नो को बाय करके वहां से किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाता है और साथ ही ये भी बताता है कि विंटरफेल उसके रास्ते में पड़ेगा। यहाँ दूसरी ओर अब नेड स्टार्क के थ्रू आर्या को एक नया टीचर मिल गया होता है तलवारबाजी के लिए, जिसकी मदद से अब आर्या अपनी युद्ध कला की और अच्छी खासी प्रैक्टिस में लग जाती है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। इसका चौथा एपिसोड में जल्दी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।